मैं पेज शेयर कर रहा हूँ। यस सर। हाँ, यस थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा आप लोग ये बताओ, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था। सर, प्योरिफिकेशन और कोलाइडल सोल्यूशन से करना है। हाँ, प्योरिफिकेशन में मैंने आपको एक सर बताया था। सर मैं पहले चली गई थी, वो डायलिसिस वाला बता देना एक बार। हाँ, कोई बताया डायलिसिस क्या होता है? एनीबडी? सर उसमें आपने हाँ, कुछ सर, अलग बताया था, या फिर वो कि जो किडनी जिनकी खराब हो जाती है तो प्योरीफाई करने के लिए ब्लड करते हैं डायलिसिस। यस, एनीबडी एल्स? कोई और बताया? the process of removing the impurities with the help of a suitable membrane यस, in the दैट इज colloidal नोन एज। solution. हाँ, मतलब कोलाइडल सर, सोल्यूशन जो होता डिफ्यूजन है, के थ्रू। डिफ्यूजन के थ्रू थ्रू सुटेबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कोलाइडल सोल्यूशन है उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए करते हैं। तो ब्लड भी एक कोलाइडल है, और जब किडनी दोनों काम नहीं कर रही होती है, किडनी क्या करती है कि वाटर, मतलब है ब्लड के अंदर की जो अनवांटेड चीजें हैं, एक्स्ट्रा पानी है, सॉल्ट है, जो भी चीजें अनवांटेड है उनको हटा के यूरिन बना दे, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करवा देती है और बॉडी से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो जो जो बॉडी के अंदर काम की चीजें नहीं हैं और जो ब्लड के अंदर आ गई हैं सेल से, तो उनको किडनी बार बार फिल्टर करती रहती है। बट कभी कभी क्या होता है, जब दोनों किडनी काम नहीं कर रही होती है, तो बंदे को बचाने के लिए हमें डायलिसिस करना पड़ता है। और डायलिसिस में हम क्या करते हैं कि ब्लड को प्योरीफाई करते हैं एक तरह से, और वो प्योरीफिकेशन जो चलता है उसी को हम कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ removing the impurities from colloidal solution by diffusion through a suitable membrane, semi permeable membrane। ठीक है, तो अब हम लोग आगे आ जाते हैं उस पर। हाँ, ये डायलिसिस की डेफिनेशन भी लिखी है। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स का मतलब है यहाँ आयंस वाला। बाय diffusion through a suitable membrane. The principle involved in dialysis is that colloidal particles cannot pass through a parchment or cellophane membrane, while the ions of the electrolyte can pass through it. तो कोई बताएगा कि ये कोलाइडल पार्टिकल्स पास नहीं हो रहे हैं और आयंस पास हुए जा रहे हैं, क्यों? एनीबडी? सर कोलाइडल पार्टिकल का साइज बड़ा होगा ना। यस, कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, तो वो जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो पा रहा है, और जो आयंस हैं उनका साइज छोटा है, वो उसमें से पास हो जाते हैं। और जब वो पास हो जाते हैं तो वो एक तरह से ब्लड को छोड़ के चले गए, तो ब्लड साफ हो गया। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं डायलिसिस। ठीक है। अब यहाँ पे क्रिस्टलाइट्स क्या है? जी, क्रिस्टलाइट का मतलब है वो आयंस है, जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ जो आयंस मिक्स हो गए हैं, अनवांटेड आयंस, उनको हम क्रिस्टलॉइड्स की तरह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एनसीईआरटी ने वो बना रखा है एक डायग्राम, वो मैं दिखा देता हूँ। आप एस के अग्रवाल वाले पे देखो, तो जो डायलिसिस का इन्होंने डायग्राम बनाया ना, वो दिखा देता हूँ। ये बनाया, अंधेरा पड़ रहा है इस पे, हाँ। ये दिखा? यस सर। यस सर। तो ये जो दिखा रहे हैं ना, क्रिस्टलॉइड निकल जाएगा इसमें से, और नीचे से पानी दे रहे हैं, ऊपर से गंदा पानी निकल जाएगा, है ना। डायलिसिंग मेम्ब्रेन में क्या है कि जैसे ये मेम्ब्रेन इन्होंने दिखाई है ऐसी, तो वो ट्यूब सी बना देते हैं। वो एक तरह से जैसे वेन्स होती है ना, वैसी ट्यूब होती है वो सेमी परमिएबल, और डायलिसिंग सोल्यूशन में से पास होती है, जिसको वाटर लिख रहे हैं वो डायलिसिंग सोल्यूशन कहलाता है। उसमें से वो पास होती रहते हैं, मतलब है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से इम्प्योरिटीज उसमें आती रहेंगी और वो बाहर होती रहेगी। और अगर इसी डायलिसिस, ये स्लो प्रोसेस है, इसी के अंदर अगर हम करंट दे दें, नीचे दिखाया हुआ है एनसीईआरटी में, नीचे दिखा रहे हैं, करंट दे दें तो आयंस जल्दी जल्दी निकलेंगे, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे, तो इसको इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। तो इसमें थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं डायलिसिस। ठीक है, ओके जी, हटाएं। सर, हाँ, क्रिस्टलाइट्स है ना अनवांटेड पार्टिकल। हाँ, क्रिस्टलॉइड्स अनवांटेड है, चार्ज वाले सर हैं। हम यूज कौन सा करते हैं क्या चीज? डायलिसिस में, हम कौन सा यूज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रो वाला या फिर उसके बिना? इलेक्ट्रो वाला ज्यादा करते वो मशीन्स के थ्रू जो होता है ना।
है। सर सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज आ रही है? Yes, sir. नेटवर्क सर अब आई है। यस सर। नेटवर्क अपने 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 आप डाउन हो जाता है बीच बीच में कभी कभी। एनीवे कुछ बच्चे निकल गए, आ जाएंगे। नेटवर्क की गड़बड़ी से हो रहा है सर ये। वो बारिश हो रही है ना बाहर, इसलिए। हाँ, बारिश हो रही है, हाँ मौसम खराब है इसलिए इसलिए नेटवर्क गड़बड़ा आ रहा है। एनीवे अब बात समझिए। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा था रसनिक से। रसनिक है ना, आवाज आ रही रसनिक को? यस सर। हाँ, मैं पूछ रहा था वो पेमेंट हो रहा है। बायोली मैम क्लास लेती है नहीं? ऑनलाइन क्लास ले रही है बायोली मैम ने? यस सर लेती है। ले रही है, अच्छा चलो ठीक। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि डायलिसिस बार बार नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया, बोर्ड में भी पूछा गया, व्हाई प्रोलॉन्ग डायलिसिस इज नॉट रिकमेंडेड। हाँ जी, कोई और बता। हाँ, वैसे तो मैं रसनिक से पूछ रहा हूँ, रसनिक बता दे तो ज्यादा अच्छा है। दिवेश बता दे। दिवेश। सर आदत पड़ जाती है। आदत पड़ जाती है। दिव्या। सर इम्पोर्टेंट मिनरल्स निकल जाते हैं। इंपॉर्टेंट मिनरल्स निकल जाते हैं। कहीं जो दिव्या क्या कह रही है? यूजफुल बार आयन बार निकल करने जाते से जो यूजफुल आयन है वो भी निकल सकते हैं। वो निकल जाते हैं तो हमारी ब्लड की बार बार डायलिसिस बार बार फिल्टरिंग कर रहा है हमारी किडनी, तो उसमें निकलता है नहीं निकलता है? सर उससे यूजफुल आयन। लैक ऑफ reabsorb होता है। प्रोटीन। सर यस। लैक ऑफ प्रोटीन और मैलन्यूट्रिशन भी हो सकता है न्यूट्रिएंट्स के निकलने से। देखिए किडनी जो है जब फिल्टर करती है तो जो यूजफुल आयंस निकल जाते हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लेती है। ट्यूब्यूल, जो किडनी का ट्यूब्यूल है उसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है। जो यूजफुल मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लेती है किडनी। बट डायलिसिस में जो चीज निकल गई वो निकल ही गई, उसको रीअब्जॉर्ब करने का कोई प्रोसेस नहीं है। तो वो तो चला गया, ब्लड से निकल गया, बाहर हो गया, वो डायलिसिंग सोल्यूशन में चला गया, यूरिन समझो बन गया, वो बाहर गया। तो डायलिसिस करने से बंदे के कमजोरी भी आती है क्योंकि बहुत से यूजफुल आयंस भी निकल जाते हैं साथ साथ। अब सर हाँ, वेट भी गेन हो जाता है ना, वेट भी गेन हो जाता है। कई प्रॉब्लम हो जाती हैं डायलिसिस डायलिसिस करने पे, बट डॉक्टर्स फिर जिसको करते हैं डायलिसिस तो उसको सब चीज़ें समझाते हैं और डायलिसिस करने के बाद फिर तुरंत ही उसको एनर्जी एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तो वो ध्यान रखना पड़ता है। पर डायलिसिस बार बार ना करने का ये कारण नहीं है कि कमजोरी आ जाती, कोई एक और कारण है, कोई और बताए। एनीबडी एल्स? ईशान को आइडिया है? सर ब्लड क्लॉट कर सकता है। शाबाश, ब्लड क्लॉट कर सकता है, क्यों? कृष्णा ने आंसर दिया, बताएगा कृष्णा क्यों? सर आयंस निकल जाएंगे तो हाँ, इस वजह से। आयंस के सर निकलने फिर से क्या हो? इलेक्ट्रोलाइट एक तरह कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाएगा इसकी वजह से। और कोई बताए? फ्लूइडिटी कम। फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। और कोई बताए? अभी भी आंसर सही नहीं आया है। हाँ जी। सर ब्लड मोटा होने लगेगा उसकी वजह से, थिक ब्लड हो जाएगा। ब्लड ब्लड थिक होने की वजह से नहीं है, कुछ और कारण है। हाँ जी। सर फिर वो आयंस भी कार्डियोवैस्कुलर जाएंगे डिसीजेज हो सब। जाएंगे। कार्डियो? वैस्कुलर डिसीजेज हो जाएंगे। नहीं, वो भी नहीं है। हाँ जी। सर जैसी ब्लड हमारी बॉडी से बाहर आता है तो उसको सूटेबल सराउंडिंग से मिल पाती है तो वो क्लॉट हो जाता है, तो उसमें हमें एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन ऐड करना पड़ता है ताकि वो क्लॉट ना हो। डायलिसिंग करते समय वो एंटी क्लॉटिंग डाल देते हैं ताकि वो जो ब्लड जो है, हम जब डायलिसिंग के लिए उसमें से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से होते होते वापस हमारी बॉडी में आएगा डायलिसिंग सोल्यूशन में से पास होके, तो वो क्लॉट ना करे उसके लिए तो वो एंटी क्लॉटिंग वाला डाल देते हैं। वो तो नॉर्मल डालना है। बट
अगर हम डायलिसिस बार बार करें तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, उसका एक कारण और है, वो बताना है आप लोगों को। कृष्णा ने काफी कुछ ठीक बताया है, कोई और बताए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो रहा है। आराध्य को कुछ आइडिया है? आराध्य, भूमि, भरत, श्रुति, पलक, नमन। सब ब्लड कोगुलेट कर जाता है। हाँ, क्यों? ब्लड कोगुलेट करने का एक कारण है, वहां पे क्या कारण है? शिवांश, उज्जवल, विशाल, ऋषिका। हाँ जी, सर बीच में लक्ष्य। आयंस नहीं रहेंगे तो उसकी वजह से फिर जो ब्लड के पार्टिकल्स हैं वो एग्रीगेट बनाते सर हैं। ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ब्लड ना प्रेशर ब्लड, लो हो सर जाता उसमें आयंस नहीं होंगे तो वो उनमें चार्ज नहीं होगा तो फिर वो चिपक जाएंगे, यस, जब आयंस तो नहीं इसलिए हो, वो आयंस सारे निकल जाएंगे डायलिसिस में, तो जो ब्लड के पार्टिकल्स के ऊपर आयंस चिपके हुए थे तो उसकी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, रिपल्शन खत्म हो जाएगा तो वो चिपक जाएंगे, चिपकने से बैठ जाएंगे, इसलिए कोagulation हो जाएगा। तो prolonged dialysis is not recommended because when all the ions will be removed, या most of the ions will be removed, then coagulation of blood may take place। बात समझिएगा, ब्लड के ऊपर कोई ना कोई, ब्लड के ऊपर हम ये मान के चलते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब ब्लड के ऊपर से सारा चार्ज हम हटा देंगे बाय दी डायलिसिस, डायलिसिस में चार्ज हट रहा है, जो आयंस हैं, जो चार्ज आयंस हैं वो हट रहे हैं, तो जब ज्यादा हट जाएंगे तो ब्लड को कोगुलेट करने के चांसेस हैं और दैट विल बी फेटल। आदमी अगर ब्लड क्लॉट कर गया तो आदमी मर जाएगा। क्यों मर जाएगा भाई? ब्लड तो है, क्यों मरा जा रहा है? हाँ जी, ब्लड है। क्लॉट तो वो कर, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा ऑर्गन्स में? अगर क्लॉट हो जाएगा तो मूवमेंट तो नहीं ब्लड, रहेगा फिर उसमें। अगर ब्लड ब्लड अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम आएगी? ब्लड अगर चल नहीं रहा, ऑक्सीजन आदमी मर सर जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन मर नहीं ऑक्सीजन, ही जाएगा। मिलेगी, हाँ ऑक्सीजन यस, नहीं मिलेगी। और ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में न्यूट्रिएंट्स वो सब नहीं न्यूट्रिएंट्स तो मिलेंगे। बाद, न्यूट्रिएंट्स तो बाद में देखा जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब ब्लड, मर जाएगा। हाँ, जब जब वो ब्लड सारा कोagulate कर जाएगा, पूरी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, और ब्रेन के सेल्स को जब ऑक्सीजन 5-10 मिनट में नहीं मिलेगा उतने में लुढ़क जाएगा बंदा। ठीक है, तो इसलिए डायलिसिस प्रोलॉन्ग नहीं की जाती। एनीवे, अब आगे चलते हैं। हमने एक तो तरीका बताया डायलिसिस से आपका कोलाइडल सॉल्यूशंस को साफ करने का, एक तरीका है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद वाले फिल्टर पेपर बना लेते हैं, उनको अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स कहते हैं। उनको बनाने के लिए एक स्टाइल है, उस स्टाइल को हम कहते हैं कोलॉइडियल सॉल्यूशन। कोलॉइडियन सॉल्यूशन के अंदर उसको डिप करते हैं फिल्टर पेपर को। लिखा ना, द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर आर रिड्यूस्ड इन साइज। नहीं किया? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो जाएगा, अब ये हुआ, अब हुआ शेयर, अब ऊपर से दिखाऊंगा। नो, अभी भी नहीं हुआ? हो गया यस सर, सर, हो हो गया। गई, हो गया। हो गई सर। ये डायलिसिस, ऊपर डायलिसिस लिखा था, अब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होते हैं उनके छेद काफी बड़े हैं, उसमें से कोलाइडल पार्टिकल्स भी निकल जाएंगे, तो उनको छोटा करने के लिए हम उनको डिप करते हैं फिल्टर पेपर को कोलॉइडियन, CLLOIDION, कोलॉइडियन सोल्यूशन में। वो 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इन अल्कोहल एंड ईथर मिक्सचर है। ठीक है, 4% नाइट्रोसेल्यूलोज ले लो और ईथर और अल्कोहल के मिक्सचर में मिला दो, तो जो सोल्यूशन बनेगा उसको कहेंगे कोलॉइडियन सोल्यूशन। और इस कोलॉइडियन सोल्यूशन में जब हम फिल्टर पेपर को डिप करेंगे तो फिल्टर पेपर के जो बड़े बड़े छेद हैं उनमें ये जाके जम जाता है, तो छेद बहुत छोटे हो जाएंगे। जब छेद छोटे हो जाएंगे तो उसमें से केवल डिस्पर्जन मीडियम निकलेगा और डिस्पर्स फेज नहीं निकलेगा, और इसलिए जो इम्प्योर कोलाइडल सोल्यूशन को जब उसमें से पास करेंगे अंडर प्रेशर या सक्शन से, तो उसमें से डिस्पर्जन मीडियम निकल जाएगा और आपके पास ऊपर जो पेपर के ऊपर आ जाएगा वो आ जाएगा कोलॉइडल पार्टिकल्स। इन कोलॉइडल पार्टिकल्स को फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम में मिला देंगे और इस तरह से हमें प्योर कोलॉइडल सोल्यूशन मिल जाएगा। जो इम्प्योरिटीज थी वो निकल गई, जो डिस्पर्जन मीडियम नीचे निकल गया उसके साथ इम्प्योरिटीज चली गई, खाली कोलॉइडल पार्टिकल्स जो कि थोड़े बड़े होते हैं वो फिल्टर पेपर पे बच जाएंगे और उनके अंदर फिर से नया डिस्पर्जन मीडियम या सॉल्वेंट डाल के हम प्योर कोलॉइडल सोल्यूशन बना लेते हैं। कितनों को समझ में नहीं आ रही है बात? सबको समझ में आ रही है?
किसी को Yes, कोई sir. अभी भी डाउट है? यस सर। हाँ जी, यस सर। अभी भी क्लियर है ना सबको? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, अब बात ये आती है कि जो आपके कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं उनको हमने वो कर दिया कि कैसे इसमें हम फिल्ट्रेशन करके उसको कर लेंगे। क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड है, जब कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज बड़ा है और अल्ट्रा फिल्टर पेपर में छेद बहुत छोटा है, तो इसमें फिल्ट्रेशन अपने आप नॉर्मल तो होगा ही नहीं। कैसे कराओगे नॉर्मल फिल्ट्रेशन? है जी, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना फिर से। अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स में छेद बहुत छोटा है, कोलॉइडल पार्टिकल्स आसानी से उसमें से वो हो ही नहीं पाएंगे, निकल ही नहीं पाएंगे, तो प्रोसेस तो बहुत स्लो हो जाएगा। तो कैसे आप इसको फास्टन अप करोगे? सर वो By applying pressure. सर सक्शन प्रेशर लगा के। हाँ, या तो प्रेशर लगाओ या सक्शन लगाओ। सक्शन लगाने से भी हो जाएगा काम, या तो नीचे से खींचेंगे सक्शन से या ऊपर से प्रेशर देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका कोलॉइडल पार्टिकल्स ऊपर ही रह जाएंगे और डिस्पर्जन मीडियम नीचे से निकल आएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हाँ जी, किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछे। क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है कि व्हाट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन and what is its purpose? So collodion solution is 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether, and its purpose is to make the holes of the normal filter paper small so that ultra filter paper may be formed, which may help in purifying the impure colloidal solutions. ठीक है, सिस्टम समझ में आ गया। अब कोलॉइडल सॉल्यूशंस की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें टिंडल इफेक्ट भी है आपका। ठीक है, टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, कोई बता सकता है व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? Scattering of light. Scattering of सर light. स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Scattering of हाँ, light. scattering of light by when light is passed through colloidal solution। ठीक है, it is by the scattering of light by the colloidal solution due to which the path of the colloidal particles becomes या part of the light becomes visible। ठीक है, ये आपको कहना है इतनी बात। हाँ जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब टिंडल इफेक्ट के लिए दो कंडीशंस हैं। टिंडल इफेक्ट आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा है? किसी ने, सबने देखा हुआ है या किसी ने नहीं देखा? यस सर देखा है। Yes, sir. sir. देखा हुआ है? Yes, कहाँ पे sir. देखा है? कहाँ पे देखा है? सर रेस्टोरेंट्स में ना किसी वो डार्क लाइट रूम होती में है। किसी होल के थ्रू। सर हाँ जब सर होल किसी से पाते तब डार्क रूम में अगर किसी होल के थ्रू सनलाइट आती है तो भी दिखता है। हाँ, ये सनलाइट जब आती है छोटे से छेद में से डार्क रूम में, तो उस समय उस लाइट की जो पाथ है उसके ऊपर हमें छोटे छोटे सैंड या डस्ट के पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखते हैं और पाथ ऑफ लाइट भी दिखता है, तो दैट इज टिंडल इफेक्ट बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल। अब ये जो टिंडल इफेक्ट होने के लिए दो कंडीशंस है, कोई बता सकता है क्या क्या कंडीशंस हैं? एनीबॉडी? सर जो डायमीटर होता है डिस्पर्स पार्टिकल का वो हाँ। ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट से। शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया आपने। और डिस्पर्स और डिस्पर्सन मीडियम का dispersion medium चाहिए। भूमि क्या कह रही है? ज्यादा हाँ, भूमि को एक सर बार जो बोलो। बोलो। जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडिसेस है वो ज्यादा ग्रेट मतलब डिफर नहीं करना चाहिए मैग्नीट्यूड में। ज्यादा डिफर नहीं करना चाहिए। श्रुति कुछ बोल रही थी, श्रुति कुछ कह रही थी, और भी कोई बीच में बोल रहा था? मुझे अलग अलग होना चाहिए था, अलग अलग होना चाहिए डिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का अलग अलग होना चाहिए था। सृष्टि क्या कह रही है? सृष्टि जैन, सृष्टि पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। हाँ, सृष्टि क्या कह रही है? कुछ नहीं कह रही सर। आइडिया है? कृष्णा को आइडिया Yes. है? हाँ, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने चाहिए या बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए?
सर अलग सर अलग होने चाहिए। अलग अलग हाँ बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए. देयर शुड बी ग्रेट डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. ओनली देन द टिंडल इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड. ठीक है भूमि जी, ये याद रखना है. डिस्पर्स्ड फेज और ओके डिस्पर्जन मीडियम दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस होना चाहिए, तभी उसके अंदर टिंडल इफेक्ट दिखेगा. लास्ट ईयर मैंने बच्चों को दिखाया, ऐसा लास्ट ईयर क्यों? मैंने बच्चों को दिखाया था कि टिंडल इफेक्ट कैसे होता है. मैंने क्या किया था, एक बॉटल, पानी की बॉटल में जो ट्रांसपेरेंट होती है, कांच की बॉटल थी, उसके अंदर पानी लिया और उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल दिया, तो वो बन गया कोलाइडल. हल थोड़ा सा दूध डाला था, और उसमें से मैंने फिर लेजर लाइट पास की थी, जो बच्चे लेके घूमते नहीं, लाल वाली लेजर लाइट, उसको पास करके दिखाया था, बंद करके अंधेरे कमरे के अंदर लाइट बंद करके दिखाया था बच्चों को. तो कैसे वो लाइट पास होती हुई उसमें से दूध में से दिख रही है, वो टिंडल इफेक्ट, कैसे उसके अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो दिखाया था. तो दैट इज टिंडल इफेक्ट. एनीवे, अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडिसेस अगर ज्यादा अलग नहीं होंगी तो जो लाइट है उसका पाथ विजिबल भी नहीं होगा, स्कैटरिंग मिनिमाइज हो जाएगी. बात समझ में आ रहा है? इनकी रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में बहुत डिफरेंस होगा, तभी वो पाथ आपका रिफ्रैक्टिव इंडिस रिफ्रैक्ट मतलब है रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, अदरवाइज दिखाई नहीं देगा. उनकी दो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस अगर सिमिलर होगी बिल्कुल तो नहीं दिखेगा, ये याद रखना है. Size of the particle should be close to the size of the wavelength of the light, ताकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा होगा तो वो उससे रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, तो रिफ्रैक्ट नहीं होगा, तो टिंडल इफेक्ट नहीं होगा. तो ट्रू सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज का साइज इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर दे विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट. जो कोलाइडल है वो दिखाएंगे, क्योंकि उनका पार्टिकल साइज इज क्लोज टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, इसलिए वो उसमें दिखाएंगे. हाँ जी, अभी भी किसी को कोई डाउट है? सर हाँ जी. सर जब हम अंधेरे में कोई जैसे टॉर्च वगैरह अगर जगाएं तो फिर वो ज्यादा इतनी मतलब आगे तक लाइट नहीं दिखाती, लेकिन एयर में तो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ही है, स्मोक. उसको देखने के लिए बहुत पावरफुल लाइट चाहिए. जो आप देखेंगे ना सर्कस वगैरह में, जो बहुत पावरफुल लाइट होती है, तो आप रात में कभी देखोगे कि वो सर्कस वाली लाइट ऊपर दिखती है, तो वो टिंडल इफेक्ट ही है, रात में दिख रही है, बहुत दूर दूर तक दिखती है, बार बार हाँ राइट सर, लेफ्ट जैसे राइट. यहाँ पे तो 7 पोल सर सर जिससे बाइक्स हाँ वगैरह में भी जो लाइट रहती है उसमें भी दिखती है. हाँ, उसमें भी दिखती है. तो वो जो पावरफुल लाइट के प्रेजेंस में वो टिंडल इफेक्ट दिखता है, क्योंकि वो कोलाइडल पार्टिकल्स जो उसके अंदर हैं वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारी आंख पे आ जाता है. बट बहुत हल्की लाइट, छोटी मोटी हल्की लाइट यूज करोगे तो नहीं आएगा. तो ठीक सर है. पावरफुल लाइट में मतलब वेवलेंथ वगैरह ज्यादा होनी चाहिए. हाँ, वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए, इसी वेवलेंथ के वजह से ही वो रिफ्रैक्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी. ठीक है ना. सर मतलब लेजर लाइट में काफी पावरफुल होती है. हाँ, उसमें ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में आती है, तो ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, तो ज्यादा हमको दिखती भी है. ठीक है. ओके. तो ये कंडीशंस पूछे गए हैं बोर्ड में कि भाई व्हाट इज टिंडल इफेक्ट एंड व्हाट आर इट्स टू कंडीशंस. तो ये कंडीशंस मैंने लिखी है. द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स is not much smaller than the wavelength of the light used, and number 2, the refractive indices of the dispersed phase and the dispersion medium differ greatly in magnitude. उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होना जरूरी है, नहीं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सिमिलर हुए तो उसमें टिंडल इफेक्ट होगा ही नहीं. ठीक है. अब आ जाओ ब्राउनियन मूवमेंट. ब्राउनियन मूवमेंट में क्या होता है, जिगजैग मोशन होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का. ठीक है. तो ये एक साइंटिस्ट था ब्राउनियन, बोटेनिस्ट था, उसने क्या देखा था मालूम है रसनीक को? बॉटनी का साइंटिस्ट था ये. उसने क्या देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने? उसने देखा था कि, हाँ सर बताओ. पॉलन ग्रेन जो है वो पानी में जिगजैग मोशन हाँ दिखाते सर, हैं, रॉबर्ट pollen. ब्राउन. यस, शाबाश, बिल्कुल ठीक आपने बताया. उसने ये देखा कि पानी में अगर फ्लावर का एंथर को डाल दो तो वो जिगजैग मोशन करते हैं, अगर माइक्रोस्कोप में देखें. तो उसी को उसने कहा था, उसी के नाम पे पड़ गया ब्राउनियन मूवमेंट. तो ऐसे ही कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज है वो जिगजैग मूव करता है, कभी राइट कभी लेफ्ट कभी ऊपर कभी नीचे, इधर उधर भागता रहता है. आपने देखा होगा जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो अंधेरे कमरे में हमें टिंडल इफेक्ट दिख रहा है, तो वो डस्ट पार्टिकल ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं भागते ही रहते हैं. तो दिस इज जिगजैग मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, सॉरी ब्राउनियन मूवमेंट. ठीक है. अब ये ब्राउनियन मूवमेंट क्यों हो रहा है, डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल इधर उधर जिगजैग मोशन क्यों कर रहा है, इसका क्या कारण? व्हाट इज द कॉज ऑफ कोलाइड? सर क्योंकि वो बॉम्बार्डमेंट ऑफ
dispersion Due to medium. unbalanced bombardment. हाँ जी, Due to unbalanced bombardment. Of dispersion medium. और ऑन डिस्पर्जन मीडियम का अनबैलेंस बम्बार्डमेंट किस पे हो रहा है? The dispersed phase. Colloidal particles. डिस्पर्स फेज के ऊपर। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? अनबैलेंस बम्बार्डमेंट होने की वजह से क्या होगा? Zigzag movement will use. यस, मतलब है कोलाइडल पार्टिकल्स को जो जिनका डिस्पर्स फेज जो है उसका साइज थोड़ा बड़ा है और डिस्पर्जन मीडियम का छोटा है, वो करोड़ों डिस्पर्जन मीडियम वाले मिलके उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जब अटैक करते हैं तो वो बेचारा एक तरफ भागता है, जब एक तरफ भागते हैं दूसरी तरफ से फिर करोड़ों कर देते हैं, वो दूसरी तरफ भागता है, फिर दूसरी, तो इस तरह से उसको भगाते ही रहते हैं दिन रात। ठीक है ना, जैसे हॉस्टल वगैरह में क्या करते थे पहले, किसी बच्चे को कंबल उड़ा दिया और बस लाइट बंद करके पीटना शुरू। अब 5-10 इधर से पीट रहे हैं, 5-10 उधर से पीट रहे हैं, कभी उधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है। बड़ा हाल बुरा होता था लोगों का। खैर अब अच्छा हुआ कि रैगिंग बंद हो गई है, तो बच्चों को इतना पीट पीट के मार ही डालते थे। तो इस तरह से वो हो रहा है टिंडल इफेक्ट में, कोई इधर से मार रहा है कोई इधर से मार रहा है, मार भागता ही जा रहा है बेचारा वो। तो टिंडल इफेक्ट की वजह से के अंदर, सॉरी टिंडल इफेक्ट कह रहे हैं, उसके अंदर ब्राउनियन मूवमेंट के अंदर अनबैलेंस बम्बार्डमेंट हो रहा है। डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम सब तरफ से बम्बार्ड कर रहा है, और कहीं से ज्यादा कहीं से कम, तो वो जिधर से ज्यादा है उसकी डायरेक्शन में उसकी तरफ से भागेंगे, जिधर कम है उधर भाग गए, फिर कहीं से ज्यादा है तो उधर भाग गए। तो उस तरह से ये चलता ही रहता है। अब इसका बेनिफिट है कोई? ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से कुछ इम्पैक्ट आता है कोलाइडल सॉल्यूशंस पे, क्या बेनिफिट आता है? Stability. सर ये होता है, नहीं होती, प्रेसिपिटेट होके नहीं बैठते। हाँ, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इनकी स्टरिंग इफेक्ट आता है। उसकी वजह से क्या होता है कि स्टरिंग मिक्सिंग होती रहती है। लाइट गई हुई है, चार्जिंग हो नहीं रही है, एनीवे हाँ जी, ठीक है। तो स्टरिंग इफेक्ट आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन और स्टेबल हो जाता है। क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है ये कि व्हाट इज स्टरिंग, मतलब मिलना मिलाना, जैसे चम्मच से हम चीनी को मिलाते हैं ना, तो वो स्टरिंग है। तो ऐसे ही ये कोलाइडल पार्टिकल्स को आगे पीछे दौड़ाते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, मिक्स होता रहता है। ठीक है, zigzag motion of the colloidal particles is called Brownian movement. Cause of Brownian movement is unbalanced bombardment of the particles of dispersed phase by the particles of dispersion medium. Brownian movement has a stirring effect which does not permit the particles to settle. Thus, it is responsible for the stability of colloidal solutions. ठीक है, जो colloidal particles हैं उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। जैसे स्टार्च है, स्टार्च का कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो जो स्टार्च के पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो डिस्पर्जन मीडियम है, वाटर कह लो, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि डिस्पर्स्ड फेज पे एक चार्ज चढ़ा हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो रिपेल करने की वजह से भी स्टेबिलिटी आ रही है। अगर वो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता तो आपस में चिपक जाते हैं, भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं। तो डिस्पर्स्ड फेज सबके ऊपर एक तरह का चार्ज है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, उसकी वजह से भी स्टेबिलिटी बनी हुई है। तो ये बुक में हमारे एनसीईआरटी में जो है उन्होंने दे रखा है कि किन के ऊपर पॉजिटिव होता है, किन पे नेगेटिव होता है। दोनों कोलाइडल सॉल्यूशंस के नाम लिख रखे हैं, कि जैसे नेगेटिवली में लिख रखा है जितने मेटल्स हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड वगैरह के, सल्फाइड्स हैं, और जितने भी आपके नेचुरल वाले कोलाइड्स हैं, तो ये सब नेगेटिव है। स्टार्च, गम, जेलेटिन, क्ले, चारकोल। ठीक है, तो थोड़े से आपको एनसीईआरटी देख के थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इनको भी, क्योंकि पॉजिटिव वाले में ज़्यादातर इन्होंने ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स लिख रखा है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, और हीमोग्लोबिन ब्लड को भी पॉजिटिव लिख रखा है। तो नेगेटिव वाले जो जितने नेचुरल वाले ज़्यादातर हैं उनमें नेगेटिव वाला कोलॉइड्स होते हैं। तो स्टार्च पे नेगेटिव चार्ज मान के चला जा रहा है, तो इसकी वजह से जो चार्ज होने की वजह से भी ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसकी वजह से कोगुलेशन नहीं हो पाता। हाँ जी, क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? हाँ, फिर सस्पेंशन में बॉम्बार्डमेंट नहीं होती डिस्पर्जन मीडियम। सस्पेंशन में भी हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट होता है, पर सस्पेंशन में क्योंकि पार्टिकल्स बड़े हैं तो वो थोड़ी देर बाद नीचे ही बैठ जाते हैं। जैसे मान लो ब्राउनियन मूवमेंट। हाँ, ब्राउनियन मूवमेंट होगा। मैं बता रहा हूँ कि सस्पेंशन को, जैसे मान लो एक ट्रक गई, ट्रक जाने के बाद बहुत सारी धूल उठी। अब जो धूल उठी तो वो एक तरह से सस्पेंशन है,
उसमें तो जो भारी वाली धूल है वो नीचे बैठ जाएगी और जो हल्की धूल है वो ऊपर ही रह जाएगी। और वो जो हल्की धूल है वो कोलाइडल साइज में है, तो उसके अंदर टिंडल इफेक्ट भी होगा, ब्राउनियन मूवमेंट भी होगा। ठीक है जी। तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स का साइज कोलाइडल पार्टिकल्स के आसपास है, 1 नैनोमीटर के आसपास है, 1 नैनोमीटर 1000 नैनोमीटर के बीच में, तो हम तो उसको कोलाइडल कह रहे हैं। और मान लो 1 नैनोमीटर से थोड़ा सा छोटा बड़ा मतलब 1000 नैनोमीटर से जरा सा बड़ा है, 1002, 1004, 1010 है, तो वो कोलाइडल के आस ही पास है। तो वो इतना भारी नहीं है कि तुरंत बैठ जाए, तो वो उसके अंदर भी वो चलता रहेगा, ब्राउनियन सर मूवमेंट चलता। मतलब सस्पेंशन के पार्टिकल्स में जो बम्बार्डमेंट इतनी ज्यादा नहीं होगी, वो बहुत भारी है, डिस्पर्जन मीडियम। वो बहुत भारी है, बहुत भारी है। थोड़ी देर बाद तो वो बैठ ही जाएंगे, सस्पेंशन वाले ज्यादातर बैठ ही जाएंगे। और बहुत भारी है तो डिस्पर्जन मीडियम भी उसको ज्यादा मूवमेंट दे नहीं पाएगा। ठीक है। कोलाइडल ओके। पार्टिकल्स थोड़े छोटे भी हैं, हल्के हैं, तो उनका उनको बम्बार्डमेंट करने से उनका मूवमेंट होता रहेगा आसानी से। पर सस्पेंशन में कुछ देर में बैठ ही जाएंगे, क्योंकि भारी बहुत है, हवा उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगी या लिक्विड सपोर्ट नहीं कर पाएगी। क्लियर है? यस सर। अब मेरा एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में भी आया है, कि जो मैं कह रहा हूँ कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, उसके 3 कारण बताए हैं एनसीईआरटी ने। तो आपकी नजर में क्या कारण हो सकते हैं? सर वो कि उसके ऊपर एब्जॉर्प्शन होता है एंड फ्रिक्शन से हो सकता है, एब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकता है, एड्जॉर्प्शन की वजह से हो सकता है, आयंस की वजह से, और बिल्कुल ठीक कहा फ्रिक्शन आपने। की वजह से। फ्रिक्शन भी करना। किसकी वजह से? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है। और अदिति नहीं कर रही, डिसोसिएशन अदिति की का। वजह से हो सकता है। हाँ, डिसोसिएशन से भी सर होता है, जब सर लार्ज पार्टिकल। डिसोसिएशन की वजह से हो सकती है। हाँ, मान लो जैसे सोप है, सोप के अंदर जो बड़ा पार्टिकल है वही मिसल बनता है, और जो छोटे पार्टिकल्स है सोडियम या कैल्शियम वगैरह वो पानी में चले जाते हैं। तो होता क्या है कि वहाँ पे जो डिस्पर्स जो बड़ा वाला पार्टिकल है वो डिस्पर्स फेज बन जाता है। बट बड़े वाले पे Na+ निकल गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया ना। तो जब बड़े पार्टिकल में से कोई छोटा टूट के चला जाता है, जैसे सोप वगैरह में हमने बताया आपको, सोप है, डिटर्जेंट है, तो उसमें जो बड़ा वाला पार्ट बच गया जिसका मिसल बनता है, जो छोटा है सोडियम आयन और पोटेशियम आयन हट गया सोप में से, तो पॉजिटिव हट गया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये चार्ज आ गया उसके ऊपर, और वो कोलाइडल है, वो डिस्पर्स्ड फेज है। ठीक है। और जब हम सस्पेंशन को पीस के कोलाइडल बनाते हैं तो फ्रिक्शन होगा। जब गेहूं को पीस के आटा बनाते हैं तो वहां भी फ्रिक्शन चल रहा है, तो वहां पे हम आटे की मशीन में पीस रहे हैं, वैसे ही सस्पेंशन को जब हम पीस के कोलाइडल बनाते हैं तो वहां भी फ्रिक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी चार्ज चढ़ जाता है। ठीक है। तो एक तो फ्रिक्शन की वजह से, एक आपने जो बताया ये कि बड़ा पार्टिकल, एब्जॉर्प्शन। हाँ, बड़े पार्टिकल्स में से छोटा टूट गया, निकल गया तो चार्ज आ गया। और एक एड्जॉर्प्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कोई ना कोई सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन होता है। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सोल्यूशन है, और उसके अंदर अगर फेरिक क्लोराइड डाल देंगे थोड़ा सा, तो वो फेरिक आयंस को एड्जॉर्ब करता है, सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन है। तो जो एड्जॉर्ब करेगा तो उसकी वजह से वो, 2 मिनट, एक फोन आ गया मेरा। ओके बच्चों, हाँ जी, ठीक है। चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स के बाद समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। मेरी यस सर। 4-5 मिनट की क्लास है, और मेरे लैपटॉप में चार्जिंग भी बहुत कम हो गई है। हो सकता है सर अगर यहीं बीच में तक बंद हो जाए तो कोई बात नहीं, इसको बस खाली इसको कर लेते हैं, चार्ज सर यहीं तक रख लेते हैं ना। चार्ज वाला समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे।
क्योंकि इससे बहुत यूज में ओके आता सर। है। ये हमने चार्ज ऑन पार्टिकल्स ऑफ सब कॉमन सॉल्स, ये आपको मालूम याद रहना पड़ेगा, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये। तो ये आपको कौन पॉजिटिवली चार्ज है, कौन नेगेटिवली चार्ज है, ये याद होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड में भी आया था कि भाई फेरिक हाइड्रोक्साइड के अंदर मान लो फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट में इक्विमोलर हमने स्टार्च का सॉल्ट डाल दिया, तो बताओ क्या होगा। क्या होगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट में इक्विमोलर हमने स्टार्च का सॉल्ट डाल दिया, कोagulation हो जाएगा, क्योंकि स्टार्च का सॉल्ट नेगेटिव है और फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव वाले क्लोराइडल सॉल्ट डाल दोगे, आपस में मिक्स कर दोगे, तो कोagulation हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए किस पे नेगेटिव है, किस पे पॉजिटिव। ये आपको हमने चार्ट दिखा दिया, ठीक है। अब तो इसमें मैंने इसका चार्ज के जो कारण है 3, वो मैंने कहीं पीछे नोट्स में लिखे हुए हैं, यहाँ पे नहीं है। सर आगे वो आगे आगे कहीं पीछे हैं, एकदम एंड में शायद लिखे हैं, ये लिखे हैं, ये 4 लिख दिए मैंने। ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोफिकेशन ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ द सरफेस पार्टिकल। जैसे ये सोप है, सोडियम पाल्मिटेट, ये टूटेगा, Na+ अलग हट गया, बचा हुआ पार्ट जो बड़ा है, जो डिस्पर्स्ड फेज बनेगा, C15H31CO-, ये कोलाइडल पार्टिकल है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया ना, तो यहाँ से भी हो सकता है बाय डिसोसिएशन ड्यू टू सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई ना कोई आयन को वो एड्सॉर्ब करता है, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड फेरिक आयंस को एड्सॉर्ब कर रहा है, क्लोराइड को नहीं, उसकी आदत है, नेचर है। एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय स्मॉल पार्टिकल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्सन ऑफ मेटल। मेटल्स के अंदर जब हम इलेक्ट्रोडायलिसिस, वो हम लोग ने ब्रिडिक्स आर्क मेथड किया था, जिससे हम गोल्ड का सॉल्व बना रहे थे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी हो सकता है, तो उसकी वजह से भी कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज आ सकता है। ओके सर, जैसे यहाँ पे डिसोसिएशन है, एसोसिएशन बना नहीं हो सकता? एसोसिएशन में नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे। डिसोसिएशन में एक पॉजिटिव नहीं हट गया सर, तो कोई न्यूट्रल है उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव आके एसोसिएट हो गया। एसोसिएट हो गया, तो फिर उसके ऊपर चार्ज कहाँ रहा, तो न्यूट्रल हो गए। नहीं सर, पहले से ही न्यूट्रल है, उसके ऊपर जो है पॉजिटिव या नेगेटिव कोई आयन आके आ गया। वही तो सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन है। ड्यू टू सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन में यही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई न्यूट्रल चीज है, किसी कोई आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला, या तो नेगेटिव को या पॉजिटिव को किसी को वो एड्सॉर्ब कर लेगा, और उसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। जो पेप्टाइजेशन मैंने बताया था, सर वो तो पेप्टाइजेशन, एब्जॉर्ब हो रहा है ना, हाँ लेकिन एड्सॉर्ब हो रहा है, उसके साथ कुछ मॉलिक्यूल टाइप बना ले। रिएक्शन हो जाए, हाँ रिएक्शन हो जाएगा तो न्यूट्रल होगा, वो पॉजिटिव कहाँ से रह जाएगा। रिएक्शन जब होगा तो वो तो न्यूट्रल हो जाएगा। एड्सॉर्प्शन से ही नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज चलेगा, क्योंकि न्यूट्रल चीज है, उसने पॉजिटिव को या नेगेटिव को एड्सॉर्ब कर लिया, तो उसका ऊपर चार्ज आ गया, तो उसी को हम सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन कहते हैं। ओके सर। ठीक है जी, तो यहीं तक रखा जाए। यस किसी सर। को किसी को अभी भी कोई बात कहनी है, कुछ पूछना है तो बता दें। सर ओके, कल की क्लास वाला डाल देना, परसों की क्लास जो हुई थी बायोमोलिक्यूल्स की। बायोमोलिक्यूल्स का वो अपलोड करना है, सर परसों वाली। परसों वाली तुम्हारी मिस हो गई थी क्या। सर बीच में नेट वो मतलब बार बार अटक रहा था। चलो मैं कहूँगा बच्चे से करवाता हूँ, ठीक है। सर चलो, हाँ जी, हाँ बताओ बेटे। सर बोलो। जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो एवोगैड्रो हाँ, नंबर की डिटर्मिनेशन में कैसे हेल्प करता है? एक्चुअल में क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम जब चार्ज पास करते हैं, जब आवाज़ बहुत आ रही है, एक्चुअल में जब हम करंट पास करते हैं बच्चा रो रहा है तो, किसी के यहाँ। हाँ किसी के यहाँ बच्चा रो रहा है। अब एक्चुअली जब हम करंट पास करते हैं तो क्या होता है कि कितना चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, जो फैराडे सेकंड लॉ है ना और फर्स्ट लॉ है, उसकी हेल्प से हम ये निकाल लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हुए या कितने पार्टिकल्स डिपॉजिट हुए। तो 1 फैराडे चार्ज पास करने पे जितना वहां पे डिपॉजिट होगा, ठीक है, 1 फैराडे चार्ज को हम मानते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23। तो उसकी हेल्प से हम, मतलब है अगर इलेक्ट्रोलिसिस करके हम अगर निकालना चाहें तो हम फैराडे की लॉस की हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं कि जो एवोगैड्रो नंबर है वो 6.022 इंटू 10⁻23 डिपोजिशन करवा के पता चल जाता है। आवाज आ रही है ना बच्चों। यस सर। यस सर। ओके जी, यहीं तक रखा जाए।
Yes, Yes, sir. sir. Good evening, Sir. sir. गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू सर। ओके, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, Good evening, sir. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।